हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए आग की तरह अपने मैक्सिमम दोस्तों और चहेतों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके। तो क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना है कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। जो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो आज आपने अगर सर झुका करके पढ़ाई कर ली है तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो आज अगर आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो आपको दीवाना बनना है, किताबों का बनना है। बेशक आपको मोहब्बत करनी है, प्यार पढ़ाई करना है तो पढ़ाई से करनी है। आज अगर आपने अपनी किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो अब आपको ऊपर डिसीजन है कि आपको अगर आज किताबों का दीवाना बनकर रहना है या आपने सोना बाबू का दीवाना बनकर के रहना है। तो आज अपन डील करने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेज चल रही है, उनमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका रहने वाला है टाइफॉइड फीवर या फिर एंटेरिक फीवर या जिसे स्टेपलेटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो टाइफॉइड फीवर क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, क्या इसका डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट क्या होगा और कौन से इसमें वैक्सीनेशन का यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में डील करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर टाइफॉइड के बारे में कि टाइफॉइड क्या होता है। कि समा परवाने को चलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को होती है ठोकरों से तकलीफ मगर ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी ठोकर लगती है, कोई भी आपको स्ट्रगल या संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उससे भाग्य मत, आपको मजबूत बनाने के लिए वो स्ट्रगल है आपको मजबूत बना करके जाएगा। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रगल से आज जूझोगे आप उतने ही ज्यादा क्या होते चले जाओगे, आप अपने आप में पॉजिटिव होकर के मोटिवेट होकर के अपने आप को उससे लड़ना है, उस स्ट्रगल से निकल करके बाहर आना है। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में स्ट्रगल होता है उतने ही ज्यादा आप अंदर से क्या बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। और जितने ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ है वो उतनी ज्यादा इजी होती चली जाती है। तो बात करते हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में। टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड को नाम दिया जाता है एंटेरिक फीवर या इसे आंतरिक ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई यहाँ पर हिंदी में पूछ लिया जाए, जैसे राजस्थान सीएचओ में पिछली बार आपके साथ धोखा हुआ था कि वहां पर क्वेश्चन पेपर था हिंदी में पूछ लिया गया था। तो अगर आपको टाइफाइड को हिंदी में बोला जाता है आंतरिक ज्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। बात करते हैं स्टेपलेटर फीवर की तरह होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे चलने वाला स्टेपलेटर फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करेंगे यहाँ पर टाइफॉइड की। तो टाइफॉइड किसकी वजह से फैलता है, तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका। तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होगा, तो साल्मोनीला टाइफी की वजह से है। और साल्मोनीला टाइफी क्या होता है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाला एक फीवर होता है जिसे साल्मोनीला टाइफी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इंडेक्स के जनरेशन की बात करें तो इसे नाम दिया जाता है यहाँ पर कि इंडेक्स ऑफ द जनरल सैनिटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट साल्मोनीला टाइफी हो गया। ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। अब फैकल्टेटिव एनारोब की बात करें कि फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, तो फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्या है, ग्राम नेगेटिव होता है, उसके साथ साथ क्या है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है, इसका मतलब होता है कि इसको ग्रो करने के लिए प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में क्या कर सकता है, तो ग्रो कर सकता है। ग्रो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों में क्या कर सकता है, यहाँ पर ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन होगी तो भी जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ना तो इसका ऑक्सीजन होने से कुछ प्रभाव पड़ता है, ना ही ऑक्सीजन के ना होने से कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसे फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं।
कल अपन ने बात करी थी एरोबिक क्या होते हैं। तो एरोबिक का मतलब होता है जिनको वो बैक्टीरिया जिनको कि जीवित रहने के लिए ग्रो या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन के बिना वो ग्रो नहीं करते हैं, तो एरोबिक कहलाते हैं। एनारोबिक का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द, उनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो केवल ग्रो कर पाते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोबिक वो होते हैं जो ना तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही उनकी ऑक्सीजन की एब्सेंस से उस पर कोई फर्क पड़ता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो करते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव एनारोब के नाम से जानते हैं। ऑब्लिगेटिव एनारोब क्या होते हैं, जो केवल किसके ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव एनारोब्स के रूप में जाना जाता है। जहां पर जो फ्री, अगर मान लीजिए फ्री क्या है, वहां पर फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑब्लिगेटिव एनारोब में तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन की जो फ्री ऑक्सीजन होती है उसकी एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उन्हें ऑब्लिगेटिव एनारोब्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये क्या है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि एंटेरोबैक्टीरिया इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली से क्या करता है, यहाँ पर बिलोंग करता है। अब बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, तो बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवरी करी थी कॉल जे एबर्थ ने इसकी डिस्कवरी करी। कब करी थी, 1980 में। तो ये बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था, या टाइफाइड का बैक्टीरिया है, इसको किसने डिस्कवर किया, कॉल बर्थ एबर्थ ने इसकी क्या करी थी, कॉल जे एबर्थ ने इसकी डिस्कवरी करी। कॉल जे एबर्थ ने अब इसकी डिस्कवरी कब करी, तो कॉल जे एबर्थ ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1980 में, इसकी डिस्कवरी करी। 1980 में इसने क्या कर दी, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफी की, उसकी किसकी डिस्कवरी करी, किसने करी, कॉल जे एबर्थ ने करी थी। 1980 में इसकी डिस्कवरी हुई। जो रिजर्वायर होता है वो इन्फेक्शन में केस और कैरियर। अब इसका रिजर्वायर की बात करें कि किसमें ये फैल सकता है या किसमें रहता है, तो रिजर्वायर दोनों ही केस और कैरियर दोनों स्टेज में देखने को मिलेगा। ये केस में भी होता है, कैरियर में भी होता है। तो केस क्या होते हैं, केस का मतलब होता है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन जिनमें कि एक्टिव साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं और वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, केस कहलाएंगे। लेकिन कैरियर की बात करें तो उनमें एक्टिव जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो डिजीज को क्या कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसे कैरियर के नाम से जाना जाता है। कैरियर अब टू टाइप के यहाँ पर कैरियर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट होता है कन्वालेसेंट कैरियर होगा, और सेकंड नंबर की बात करें तो वहां पर क्रोनिक कैरियर देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पर कन्वालेसेंट कैरियर की, तो बेसिलाई होता है वो केवल और केवल उसके एक्सक्रिएशन में 6 से 8 वीक तक पाया जाता है। तो दे एक्सक्रिएट करते हैं बेसिलाई को 6 से 8 वीक तक करते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर क्रोनिक कैरियर की, तो क्रोनिक कैरियर में क्या होगा, 1 साल से ज्यादा तक वो बेसिलाई को क्या कर सकते हैं, एक्सक्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैरियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैरियर कितने टाइप का देखने को मिलेगा, तो कैरियर होता है 2 टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वेलेसेंट होगा, कन्वेलेसेंट कैरियर। और कन्वेलेसेंट कैरियर का मतलब होता है ये एक्सक्रिएट करेंगे बेसिलाई फॉर 6 to 8 वीक, 6 से 8 वीक तक ये बेसिलाई को क्या कर सकते हैं, एक्सक्रिएट कर सकते हैं, कन्वेलेसेंट कैरियर कहलाएंगे। लेकिन बात करें क्रोनिक कैरियर की कि क्रोनिक कैरियर क्या होता है, क्रोनिक का मतलब ही होता है लंबे समय तक। तो क्रोनिक कैरियर का मतलब हो गया यहाँ पर कि लंबे समय तक एक्सक्रिएट द बेसिलाई फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तक ये क्या कर सकते हैं, बेसिलाई को एक्सक्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हें क्रोनिक कैरियर के नाम से जाना जाता है। अभी मेनली जो कैरियर होते हैं वो कौन सी जगह पर स्टोर होते हैं, तो कैरियर के किस स्टेज में या कहां पर जाकर के इनका स्टोरेज होता है, तो ये स्टोर कहां पर होते हैं मेनली, तो आंसर देना है आपको। जो कैरियर होता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के इनका स्टोरेज होते हैं। तो कैरियर होते हैं मेनली कहां पर होते हैं, यहाँ पर कहां पर पाया जाता है, तो मेनली पाया जाएगा उसमें गॉल ब्लैडर में जाकर के ये क्या करते हैं, स्टोर रहते हैं। सोर्स की बात करें तो 2 टाइप का इसमें कैरियर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कन्वालेसेंट एंड क्रोनिक कैरियर। जबकि बात करें सोर्स ऑफ इंफेक्शन की,
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो सोर्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, दो टाइप के यहाँ पर सोर्स देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट आप फीसस और यूरिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्टूल एंड यूरिन। प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्ट आप कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फीसस, फीसस का मतलब होता है यहाँ पर स्टूल के और यूरिन के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं और उससे अगर पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट होती है तो उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है अगर कोई पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके अगर स्टूल और यूरिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आते हैं और उसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट होती है तो उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। लेकिन बात करें यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स की, तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट किस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए किसी फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर आपके कोई वेजिटेबल्स वगैरह थे उनके द्वारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल था वो उनसे जाकर के आप उन्हें यूज किया। मान लीजिए किसी तरीके से अगर कोई वेजिटेबल्स आप यूज कर रहे हैं, फूड मटेरियल यूज कर रहे हैं, मिल्क वगैरह यूज कर रहे हैं या वेजिटेबल्स किसी का यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, वो इन्फेक्टेड मटेरियल था। अब इन्फेक्टेड मटेरियल को जैसे ही आपने इंजेस्टेड किया तो उसके द्वारा फैलता है, तो उसे सेकेंडरी सोर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा। किसके थ्रू हो सकता है, यहाँ पर आपका फ्रूट्स के थ्रू देखने को मिलेगा, वेजिटेबल से हो सकता है। अगर आपने कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स का इंजेक्शन कर लिया तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, मिल्क की वजह से देखने को मिल सकता है, और अदर सोर्स से भी ये देखने को मिल सकता है जहां पर इन्फेक्टेड था। अगर मान लीजिए आपने इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स या जो मिल्क वगैरह था या फिर फ्रूट से उनका क्या कर लिया है, सेवन कर लिया है या इंजेक्शन कर लिया है, तो उसकी वजह से अगर ट्रांसमिट होती है डिजीज तो उसे सेकेंडरी सोर्स के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पर आपको दो लाइन याद रखनी है कि जो मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो किससे देखने को मिलेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से होता है, और दूसरा होता है वो यूरो ओरल रूट होगा। तो मेनली होता है वो फीको ओरल रूट से देखने को मिलेगा। फीको ओरल रूट का मतलब आपको पता है, यहाँ पर आपने हेपेटाइटिस भी पढ़ा था, उस टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था कि फीको ओरल रूट से मेनली कौन कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो किससे फैलता है। तो वहां पर आपने बताया था, अपन ने देखा था कि हेपेटाइटिस ए और ई होती है वो मेनली किससे फैलती है, फीको ओरल रूट से फैलता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, एमओटी के बारे में पढ़ेंगे कि टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करते हैं, यहां पर सबसे पहले फीको ओरल रूट से देखने को मिल सकता है, और फीको ओरल रूट होता है ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। कौन सा होगा, फीको ओरल रूट से फैल सकता है। सेकंड नंबर की बात करें तो यूरो ओरल रूट से भी हो सकता है, यूरो ओरल रूट जो कि लिस्ट कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो फीको ओरल रूट आपको आंसर देना है। अब फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है, आप या तो फीसस और या फिर ओरल के द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे नाम दिया जाता है, या तो एनल से या फिर ओरल से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे नाम देते हैं आपका कि फीको ओरल रूट से। यूरो ओरल रूट का मतलब होता है जहां पर ओरल और आपके जो एनएस की जगह आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उससे अगर डिजीज ट्रांसमिट होती है तो उसे यूरो ओरल रूट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन ने बात कर ली है। बात करते हैं इसके बाद में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में अपन बात करने वाले कि फीकल कैरियर होता है वो रिस्की होता है देन यूरो कैरियर की जगह, तो फीको ओरल रूट होगा। मेनली आपका क्या होता है, यहाँ पर मोर रिस्क होती है। यहाँ पर इसके बात करनी है, बैक्टीरिया टू टाइप्स के एंटीजन पाए जाते हैं। अब इसमें बैक्टीरिया में टू टाइप के एंटीजन होते हैं। फर्स्ट एंटीजन होता है सोमेटिक एंटीजन जिसे कि ओ एंटीजन कहते हैं। दूसरा एंटीजन होता है फ्लैजिला एंटीजन जिसे एच एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर
बैक्टीरिया था, कौन सा था, साल्मोनेला टाइफी। तो एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कितने एंटीजन होते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के एंटीजन पाया जाएगा। पहला एंटीजन होता है ओ एंटीजन होता है जिसे सोमेटिक एंटीजन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है फ्लैजिला एंटीजन, तो उसे नाम दिया जाता है एच एंटीजन। तो सोमेटिक एंटीजन एंड सेकंड पे होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला एंटीजन। अब फ्लैजिला क्या होता है, आप जब भी अपन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसका लटकी हुई होती है यहाँ से बैक्टीरिया से, उसे फ्लैजिला कहते हैं, जो कि मेनली मोशन का काम करती है, बैक्टीरिया को मोशन या गति प्रोवाइड कराती है। सोमेटिक एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज ओ एंटीजन के नाम से इसको जाना जाता है, तो ओ एंटीजन के नाम से इसे नाम दिया गया। जबकि फ्लैजिला एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज एच एंटीजन के नाम से इसको जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो टाइप के एंटीजन देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है सोमेटिक एंटीजन एंड सेकंड होता है फ्लैजिला एंटीजन देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर ले कि आईपी कितना होता है टाइफॉइड का, तो आईपी की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा 10 to 14 डेज का होता है, 10 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो 10 से लेकर के 14 दिन का देखने को मिलता है। जो मोस्ट फेवरेबल रूट होता है फॉर रिप्लिकेशन के लिए वो बैक्टीरिया का। अब बात पूछी जाती है कि मोस्ट फेवरेबल रूट फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, उसके लिए बेस्ट रूट क्या होगा या कौन सा रूट उसको पसंद होता है। जैसे आपको भी कोई ऐसी जगह पसंद होती है जहां पर आप अपना मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं और वहां पर आप सबसे ज्यादा खुशी रहते हैं, तो बात करते हैं बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, उसको कौन सी जगह पूरी इंटेस्टाइन में से या पूरी बॉडी में से ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर बैक्टीरिया मेनली क्या कर लेता है, अपना रेप्लिकेशन करता है और सबसे फेवरेबल होता है। तो बैक्टीरिया के लिए जो फेवरेबल जगह होती है, फेवरेबल प्लेस फॉर रिप्लिकेशन, फेवरेबल प्लेस फॉर द रिप्लिकेशन फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन के लिए जो फेवरेबल प्लेस होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये पेयर्स, पेयर्स पैचेज होते हैं। पेयर्स पैचेज क्या होते हैं, तो पेयर्स पैसेज क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उसमें पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक स्मॉल पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं जिनमें जाकर के बैक्टीरिया मेनली क्या करता है, वहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन और रेप्लिकेशन करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, फेवरेबल प्लेस होता है इसके रेप्लिकेशन के लिए। तो पेयर्स पैचेज में या स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में जाकर ये क्या कर लेता है, वहां पर फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या करता है, ये अपना रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करता है। बट कॉमन प्लेस फॉर द स्टोर फॉर द कैरियर स्टेज, अगर कैरियर स्टेज के लिए मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर द most common place for the store of कैरियर स्टेज, कैरियर स्टेज के अगर स्टोरेज की बात कर दी जाए, कैरियर स्टेज में अगर स्टोरेज होगा तो उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या होता है, तो वहां पर गॉल ब्लाडर में जाकर के इसकी कैरियर स्टेज होती है वो क्या होती है, स्टोर होकर के रहती है। यहाँ पर स्टोरेज होता है कैरियर स्टेज का, यहाँ पर तो उसका मोस्ट कॉमन प्लेस होगा वो गॉल ब्लाडर होता है। लेकिन बात करें कि मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द विब्रियो कॉलर, यहाँ पर मेनली किसके लिए, टाइफॉइड के लिए, साल्मोनेला टाइफी का मोस्ट कॉमन क्या होता है, यहाँ पर फेवरेबल कौन सा यहाँ पर पार्ट होगा पूरी बॉडी में, तो इंटेस्टाइन होती है, उसमें पेयर्स पैचेज होते हैं, वहां पर ये मेनली क्या करता है, इसको मल्टीप्लिकेशन करता है कि क्या। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो बात करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे कि इसमें मेनली अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको जल्दी से मेरे साथ साथ में आपको जल्दी से क्या करते जाना है, अपनी नोटबुक में अपने नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि इसके बाद में जब भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से एग्जाम के टाइम पे क्विक रिव्यू मार सकते हैं। 2-3 दिन पहले वहां पर आप क्या कर लेना है, उनको जल्दी से क्या कर सकते हैं, आप वहां पर रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पूरे वीडियो को एक साथ नहीं देख पाएंगे।
तो इसीलिए आपको वहां पर आपके जो बनाए हुए नोट्स है उनको क्विक आप 1-2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो इसीलिए आपको साथ के साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। आगे बढ़ने वाले हैं, अपन बात करेंगे यहाँ पर कि मेनली आपको क्या देखने को मिलता है। तो कि जिंदगी में हर सो क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, जो ढल जाए सूरज तो उसको निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। बादल जो कभी होते हैं तो उनको बरसने में समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा धीरज रख के, धैर्य रख के अपनी पढ़ाई पर, अपने आप पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे विश्वास करना है, और इसी के बलबूते पर आपको आने वाली एग्जाम में वहां पर क्या कर देना है, झंडे गाड़ने हैं। तो इसी के साथ में अपने आप को मजबूत बनाना है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू में सतत लगातार मेहनत करनी है। मेहनत को मुकाम को पाने के लिए आपको अपने पूरे जोश जुनून और जज्बे का सहारा लेना है, कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में क्या होगा, थर्ड वीक में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में सबसे पहले यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर जिसमें कभी आएगा कभी जाएगा, यहाँ पर सीढ़ियों की तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसे स्टेप लैडर फीवर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं ये कब आता है, तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे कि फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट वीक में अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसमें फर्स्ट वीक में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड में, बात करें कि स्टेप लैडर फीवर होता है, इसमें मेनली अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन में डील कराने वाला हूं। तो इसमें जो डायरिया देखने को मिलेगा वो कैसा होता है, पी शॉप डायरिया। यहाँ पर सोप का कलर मान लीजिए पी शॉप जैसे मटर के दाने के वाला सोप है, उसके तरीके का डायरिया देखने को मिलेगा। तो पी शॉप डायरिया, पी का मतलब होता है पी शॉप डायरिया देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चन नोट करने हैं, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आने वाला है वो यही होता है, टाइफाइड से पूछा जाने वाला मैक्सिमम क्वेश्चन कि पी शॉप डायरिया किसमें देखने को मिलता है। तो पी शॉप डायरिया होता है किसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर टाइफाइड में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको और एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन पॉइंट देना चाहूं तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए और घुमा दीजिए उसको चारों तरफ अपनी कॉपी में, और लिखिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पी शॉप डायरिया किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा टाइफाइड में, टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है पी शॉप डायरिया। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं कि यहाँ पर कोलेरा में कौन सा देखने को मिलेगा, तो राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलेगा, तो आंसर देना है आपको कि कोलेरा में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल। तो रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है, वो कौन सी डिजीज होती है जिसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है हिरचस्प्रंग डिजीज में क्या देखने को मिलेगा, या इसे ही नाम दिया गया है एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पर हिरचस्प्रंग डिजीज, या फिर नाम दे सकते हैं उसको हिरचस्प्रंग डिजीज, और एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से जानते हैं। उसमें कौन सा होगा, तो रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, हिरचस्प्रंग डिजीज और एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर करंट जेली लाइक स्टूल जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा इंटोससेप्शन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर आप इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं कि करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है,
इंटोससेप्शन में क्या देखने को मिलेगा, करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्ले कलर्ड का स्टूल किसमें आता है, क्ले कलर्ड का स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा आपका जॉन्डिस में देखने को मिलता है, क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन है जो कोई भी एग्जाम में आकर के आपके यहाँ पर पूरी तरीके से क्या करवा सकते हैं, क्वेश्चनों की यहाँ पर लंका लग गई है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पीस ऑफ डायरिया किसमें देखने को मिलता है, टाइफाइड में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, कोलेरा में देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि रिबल नाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, तो स्प्रंग डिजीज या फिर आपका एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होती है उसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलेगा, तो करंट जेली लाइक स्टूल होता है वो देखने को मिलता है इंटोससेप्शन में। और बात करें क्ले कलर्ड स्टूल की किसमें देखने को मिलता है, तो क्ले कलर्ड स्टूल होता है वो जॉन्डिस में देखने को मिलता है। 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है यहाँ से कि कलर कौन सा या फिर कौन सी डिजीज में कौन से टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। तो 5 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको हर कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि कौन सा टाइप का स्टूल है वो किसमें फॉर्म्ड होता है। तो चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव नर्सिंग एकेडमी पर कभी संदेह मत करना, कभी भी कोई सी एग्जाम में आपको नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना सकती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वीक की बात कर ली है, इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर विडाल टेस्ट था। यहाँ पर विडाल टेस्ट क्या रहेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो विडाल टेस्ट नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विडाल टेस्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अभी तक विडाल टेस्ट होगा वो पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं अपन सेकंड वीक के बारे में कि सेकंड वीक में कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वीक के बारे में कि सेकंड वीक में क्या देखने को मिलता है। सेकंड वीक के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वहां पर क्या देखने को मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, डायक्रोटिक पल्स देखने को मिलेगी। अब डायक्रोटिक पल्स का मतलब क्या होता है, एक बार हार्ट में पल्सेशन, एक बार हार्ट बीट हुआ तो यहाँ पर 2 बार हार्ट का एक बार हार्ट बीट होने से 2 बार पल्सेशन होता है तो उसे नाम दिया जाता है डायक्रोटिक पल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट साइन आता है, फेजेट साइन आएगा। फेजेट साइन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रैडीकार्डिया फीवर के साथ अगर ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फेजेट साइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो फेजेट साइन का जो मतलब होता है फीवर विथ ब्रैडीकार्डिया के साथ अगर फीवर आता है तो उसे नाम दिया जाता है फेजेट साइन के नाम से जानते हैं। अब ये किसमें देखने को मिलता है, तो आंसर में देना है कि टाइफाइड फीवर में एक ऐसा फीवर है जहां पर फीवर होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ रिलेटिवली क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज स्पॉट प्रेजेंट होंगे ट्रंक पे और एब्डोमेन पर, रोज स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रंक और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल रेड स्पॉट कलर के, स्मॉल रेड क्या बन जाते हैं, वहां पर स्पॉट बन जाते हैं। चेस्ट और यहाँ पर एब्डोमेन पर क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं जिन्हें रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। विडाल टेस्ट सेकंड वीक में क्या आने लग जाता है, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो इन सबको आप लिख लीजिए कि क्या क्या देखने को मिलेगा, स्प्लीनो मेगैली। अब स्प्लीनोमेगैली का मतलब क्या होता है, स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाना स्प्लीनोमेगैली के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब होता है कि पेट आपका फूल करके गुब्बारे की तरह हो जाता है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब होता है कि पेट में क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्लोइंग होने लग जाती है। जो पेट और स्टोमक होता है वो बिल्कुल आपको गुब्बारे की तरह अगर इस तरीके का फूला हुआ एब्डोमेन दिखाई देता है तो इसे नाम दिया जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिला है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, फेजेट साइन देखने को मिलेगा। और फेजेट साइन का मतलब क्या होता है, फेजेट साइन का मतलब होगा फीवर विथ ब्रैडीकार्डिया। अगर ब्रैडीकार्डिया के साथ में फीवर देखने को मिलता है तो उसे
फेजर साइन के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसी डिजीज या ऐसा फीवर है जहां पर फीवर के साथ साथ में क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेडिकार्डिया होता है। लेकिन एक्चुअल में बात करें तो जब भी फीवर आता है उसके साथ में नॉर्मल फिनोमिना है कि पल्स रेट होती है वो बढ़ती है। लेकिन टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर में मेनली क्या देखने को मिलेगा, फीवर के साथ में ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है। आगे बात करते हैं, डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलेगा, डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलती है। अब डाइक्रोटिक पल्स का मतलब क्या होता है, एक हार्ट बीट से बाद में दो पल्सेशन का पाया जाना डाइक्रोटिक पल्स कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर ये हार्ट है कुछ समय के लिए, तो हार्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन आया और आपकी जो पल्स थी उसमें दो बार पल्सेशन फील होता है, तो इसे ही नाम दिया जाता है डाइक्रोटिक पल्स के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि डाइक्रोटिक पल्स हो गई, उसके बाद में आपको देखने को मिलता है यहां पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो यहां पर रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे। और रोज स्पॉट क्या होते हैं, रोज स्पॉट कहां पर देखने को मिलेगा, तो रोज स्पॉट ऑन द ट्रंक एंड ट्रंक और एब्डोमेन, एब्डोमेन और ट्रंक पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं। अब रोज स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर गुलाब के दाने आ गए हैं, क्योंकि आने वाला है थोड़े दिनों में आपके लिए बहुत ही सदाबहार मौसम। तो यहाँ पर उस सदाबहार मौसम को सदाबहार बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए अपने स्टेटस को सुधार करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपका जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग स्टेटस ही देखते हैं, तो अपने स्टेटस को मेंटेन करना है। 80,000 की सैलरी उठानी है और उसके बाद उस सदाबहार मौसम का आपको क्या उठाना है, बाहर का मजे लेने हैं। तो बात करते हैं कि रोज स्पॉट किसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि यहाँ पर गुलाब का फूल ला करके उसके स्पॉट नजर आएंगे। रोज स्पॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर रोज स्पॉट का मतलब होगा कि रेड कलर के स्पॉट, स्मॉल स्पॉट देखने को मिलता है। रोज स्पॉट का मतलब होता है कि रेड स्पॉट ऑन द ट्रंक एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन और ट्रंक पर क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल रेड स्पॉट देखने को मिलता है, उसी को नाम दिया जाता है रोज स्पॉट के नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पर वाइडल टेस्ट की, कि वाइडल टेस्ट क्या होगा, विडाल टेस्ट होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट क्या था, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेकेंड वीक की, सेकेंड वीक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट किसमें करते हैं, तो विडाल टेस्ट किसका पता लगाने के लिए करते हैं, तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। एचआईवी का पता करने के लिए क्या करेंगे, तो अपन ने पढ़ा हुआ है एचआईवी के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, मॉन्टेक टेस्ट, वहां पर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें एलाइजा क्या है, ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बात करते हैं अगर एचआईवी में कंफर्मेटरी टेस्ट की बात पूछी जाए, एलाइजा और वहां पर वेस्टर्न ब्लॉट दोनों आते हैं, तो आपको फर्स्ट चॉइस है आंसर देना होता है वेस्टर्न ब्लॉट। अगर वेस्टर्न ब्लॉट नहीं है तो आप एलाइजा को आंसर दे सकते हैं। लेकिन एलाइजा में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके फुल फॉर्म पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं टीबी के लिए, तो टीबी के लिए स्पुटम माइक्रोस्कोपी होती है, वो पॉजिटिव आनी चाहिए, या फिर इसका सीबीनाट होता है, क्लोट्रिडेज बेस्ड न्यूक्लियोक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये पॉजिटिव आएगा तो ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है यहाँ पर। लेकिन बात करें इसके ससेप्टिबल टेस्ट की, तो मॉन्टेक टेस्ट करते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, तो आगे बढ़ेंगे। यहां पर विडाल टेस्ट हो गया। थर्ड वीक की बात कर लेते हैं। थर्ड वीक में डिहाइड्रेशन एंड प्रोफ्यूज क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, यहां पर मेनली थर्ड वीक में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि वहां पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि थर्ड वीक में क्या देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन है आपको जल्दी से यहां पर नोट कर लेने हैं। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे कि थर्ड वीक में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो थर्ड वीक में मेनली क्या होता है, प्रोफ्यूज डायरिया होगा। प्रोफ्यूज डायरिया होने की वजह से मेनली उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब जब भी वाटर का लॉस होगा, क्योंकि प्रोफ्यूज डायरिया होता है, बहुत ज्यादा उसमें एक्सेसिव क्या देखने को मिलेगा, वाटर का लॉस देखने को मिलेगा। अब जब वाटर का लॉस होता है तो उसकी वजह से मेनली उसमें क्या देखने को मिल सकता है, तो वहां पर
डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है पर्सन में, तो उसकी वजह से पर्सन शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले उसके डिहाइड्रेशन का मेंटेन करने के लिए, उसके हाइड्रेशन स्टेटस का मेंटेन करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि थर्ड वीक में क्या देखने को मिलेगा। थर्ड वीक की बात करें कि उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, तो थर्ड वीक में सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रोफ्यूज डायरिया। और प्रोफ्यूज डायरिया की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर मेनली डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। प्रोफ्यूज डायरिया था, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिला। और डिहाइड्रेशन तो थर्ड वीक की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, थर्ड वीक की कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है, मेनली जो थर्ड वीक की क्या होती है कॉम्प्लिकेशन की, इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटेरिक फीवर है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल में क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। तो थर्ड वीक की जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें मेनली इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का फट जाना या रप्चर हो जाना, इसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर थर्ड वीक में कॉम्प्लिकेशन होगी किसका, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से अब इंटेस्टाइनल में परफोरेशन होगा तो इंटेस्टाइन में खून की नदियां बहती हुई आपको दिखेगी, वहां पर ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये मेनली है क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। फर्स्ट वीक में कौन से आएंगे, थर्ड वीक में कौन से आएंगे, सेकेंड वीक में कौन से आते हैं, तो ये सभी आपके साइन एंड सिम्टम देखने को मिले। अब बात करते हैं क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है थर्ड वीक में वो मेनली इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और अदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हेपेटाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है अगर लास्ट में टाइटिस लगा हुआ है, आइटिस लगा हुआ है, तो आइटिस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन अब जिसका हो रहा है आगे, जिसमें आपको इन्फ्लामेशन है, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सेकेंड, मायोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। मायोकार्डाइटिस क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम, अब मायोकार्डियम कहां पाई जाती है, ऑफ हार्ट में पाई जाती है। हार्ट की तीन लेयर होती है, पेरी मायो और एंडो। पेरी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम होती है, जो कि वाल पाई जाती है। उसमें कौन सी लेयर होगा, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम होती है, जिसमें वाल पाए जाते हैं। तो मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो सकता है हार्ट की का, इसे मायोकार्डाइटिस के नाम से जानेंगे। थायराइड में मेनिंजाइटिस हो सकता है, यहाँ पर मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। अब मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो बहुत से एक से अपन 4 क्वेश्चन निकालते हुए चल रहे हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर ऑफ द मेनिंजिस। अगर मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजिस क्या होती है, ये क्या होती है, लेयर ऑफ ब्रेन। ब्रेन की एक लेयर होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एक लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर उसे नाम दिया जाता है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर होती है उसे नाम देते हैं यहाँ पर मेनिंजिस के नाम से। तो मेनिंजिस का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अब मेनिंजिस में कौन कौन सी लेयर होती है, तो इनको याद रखने के लिए आपको डीएपी याद रखना है। डी का मतलब होता है सबसे बाहर वाली लेयर, तो ड्यूरा मैटर हो गया, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। अरेक्नोइड मैटर होती है, बीच वाली लेयर होती है। एरेक्नोइड मैटर ये क्या है, बीच वाली लेयर है। पाया मैटर होता है, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इसे नाम दिया जाता है पाया मैटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मेनिंजिस में 3 लेयर पाई जाती है। पहला होता है डीएपी के नाम से आपको याद रखना है, ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। बात करें एरेक्नोइड मैटर की तो ये क्या है, मिडिल लेयर होती है। बात करें यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर की तो इनर लेयर होती है, वो कौन सी होती है, यहाँ पर
पाया मैटर देखने को मिलेगा। ड्यूरा मैटर आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर पाई जाती है उसे ड्यूरा मैटर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 3 स्पेस होते हैं। यहाँ पर स्पेस कौन कौन से होते हैं, तो स्पेस का मतलब होता है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल का मतलब होगा ड्यूरा मैटर के बीच में और जो स्कल बोन के बीच में स्पेस पाया जाता है उसे एपिड्यूरल। एपी का मतलब होता है ऊपर और ड्यूरा मैटर से ऊपर तो एपिड्यूरल। सबड्यूरल का मतलब है ड्यूरा मैटर से नीचे, सबड्यूरल कहलाएगा। और सब अरेक्नोइड का मतलब होता है कि यहाँ पर पाया मैटर के बीच में और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है जिसमें सीएसएफ फ्लो करता है उसे सब अरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो सब का मतलब नीचे और अरेक्नोइड के नीचे, तो सब अरेक्नोइड के स्पेस के नाम से इसको जाना जाएगा। 3 स्पेस होते हैं और मेनली ये 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। इनको अच्छे से अपन डील करने वाले हैं जब भी अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और अच्छे से पूरा खोल करके अच्छी तरीके से इनको सभी को समझाएंगे कि यहाँ पर मेनली देखने को रहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो कभी भी आपको अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं करना है, हमेशा अपनी काबिलियत को पहचानना है। अपने कदमों की काबिलियत पर जो विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पा लेते हैं। तो हमेशा अपने आप को अंदर से एक दृढ़ निश्चय होकर के, सेल्फ मोटिवेट होकर के कि आने वाले एग्जाम में मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका माइंड सेट हो गया है कि आप उस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपका मैं लिख कर दे सकता हूं कि कभी भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने अंदर से सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ में आपको हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो आपको सफलता में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपके केवल माइंड सेटअप की होती है। अगर आपने माइंड सेटअप कर लिया है तो दुनिया में, देश दुनिया की कोई ऐसी दीवार नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, चाहे वो चाइना की वाल ही क्यों ना हो यहाँ पर, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए आपको अपना पूरा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम समय समय पर आपका गाइडेंस करते रहेंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मेहनत है वो आपको अपने लिए खुद को ही करनी पड़ेगी। किसी और की मेहनत से आप सफल नहीं हो सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको मेहनत करनी है सफलता के लिए तो खुद को करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखने को मिलेगा, डीई क्या करते हैं। डीई का मतलब है कि डायग्नोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखना है। बासु के नाम से आपको याद रखना है, बासु। आज आपको बासु और आंसू दोनों याद दिला जाएंगे। तो बासु का मतलब होता है बासु का मतलब आपको याद रखना है। ये टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बासु का मतलब होता है सबसे पहले क्या करना है, ब्लड कल्चर करवाएंगे। और ब्लड कल्चर कब करवा सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वीक में अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए ब्लड कल्चर करवाना है। बात करें एग्लूटिनेशन की, एग्लूटिनेशन करवाना है। और एग्लूटिनेशन कब करवा सकते हैं, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। तो ये कब करवाया जा सकता है, तो सेकंड वीक में अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन करवा सकते हैं। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर स्टूल कल्चर करवा सकते हैं। स्टूल कल्चर अब कब देखने को मिलेगा, स्टूल कल्चर आपको कब करवाना है, तो थर्ड वीक में क्या करवाना है, स्टूल कल्चर करवा सकते हैं। बात करें अगर आपको यूरिन कल्चर करवाना है तो यूरिन कल्चर कब पॉजिटिव आने लग जाता है, तो यहाँ पर फोर्थ वीक में अगर आप डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं तो वहां पर यूरिन कल्चर करवा सकते हैं। तो ये बासु है, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बासु से याद रखना है, बी से रखना है कि ब्लड कल्चर होता है कब करवाना है, तो फर्स्ट वीक में अगर डायग्नोसिस के तौर पर यूज करना है तो इसको ब्लड कल्चर करवाना है। सेकेंड वीक की बात करें तो ए से एग्लूटिनेशन है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और ये सेकंड वीक में करवा सकते हैं। बात करें थर्ड नंबर पे तो एस से मतलब है स्टूल कल्चर करवाना है। स्टूल कल्चर कब करवा सकते हैं, थर्ड वीक में करवा सकते हैं। बात करें यूरिन के कल्चर की तो यूरिन का कल्चर कब करवाया जा सकता है, तो फोर्थ वीक पर यहाँ पर आप यूरिन का कल्चर करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विडाल टेस्ट इसका
जो बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट है, तो यहां पर आप इसको स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो यहां पर आपको एक नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर के लिए क्या करते हैं, विडाल टेस्ट किसके लिए करेंगे, तो टाइफॉइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहां पर बात करते हैं विडाल टेस्ट किसने स्टार्ट किया या किसने इसकी डिस्कवरी करी, तो मिस्टर जॉर्ज विडाल ने इसको ढूंढा था या इसकी डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी, मिस्टर जॉर्ज विडाल। मिस्टर जॉर्ज विडाल ने इसकी डिस्कवरी करी। कब करी थी, तो 1896 में इसकी डिस्कवरी करी और उन्हीं के नाम पर इसको टेस्ट नाम दे दिया गया। तो विडाल टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट होता है यहाँ पर टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी या किसने दिया था, तो इसकी डिस्कवरी करी थी भाई साहब जॉर्ज विडाल ने। मिस्टर जॉर्ज विडाल भाई साहब ने इसकी डिस्कवरी करी और उन्हीं के नाम पर उनको क्या प्रोत्साहन करने के लिए, पुरस्कार करने के लिए उनके नाम पर ही क्या रख दिया गया, विडाल टेस्ट को। विडाल टेस्ट उनका नाम पर विडाल राम रख दिया गया, तो इसे विडाल टेस्ट में कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मेनली ओ एंटीजन प्रोड्यूस होगा और ओ एंटीजन होता है कब प्रोड्यूस होता है, तो आफ्टर द 7 to 10 डेज के बाद में ओ एंटीजन क्या आने लग जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है और बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द सेकंड वीक के दौरान ये विडाल टेस्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो अपन ने बात करी थी यहाँ पर सेकंड वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। अब बात करते हैं विडाल टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है सेकंड में, तो यहां पर क्या होने लग जाता है, ओ एंटीजन। ओ एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और कब होता है ओ एंटीजन प्रेजेंट, 10 से 14 दिन पर ओ एंटीजन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाता है और इसकी वजह से विडाल टेस्ट क्या आने लग जाएगा, पॉजिटिव आने लग जाता है। तो पॉजिटिव किसकी वजह से आया, एच एंटीजन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वो विडाल टेस्ट था वो पॉजिटिव आने लग गया 10 से 14 वीक में। इसीलिए ये सेकेंड वीक में क्या आने लग जाता है, विडाल टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाता है, कब आने लग जाता है, सेकंड वीक में आने लग जाता है। तो ये पूरा आपका क्या है, विडाल टेस्ट में अब ओ टाइटर वैल्यू होती है वो मोर देन 1:160 होती है। तो इंडिकेट करता है कि पर्सन को पहले क्या था, प्रीवियस इन्फेक्शन था या उसके इम्यून स्टेटस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ओ टाइटर बात करें, ओ टाइटर इज मोर देन 1:160। अगर 160 से ज्यादा है, ओ टाइटर है वो 1:160 से ज्यादा देखने को मिलता है, तो 1:160 से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स द प्रीवियस इन्फेक्शन। या तो उसको क्या हुआ है, पहले टाइफॉइड का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर उसको क्या है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, या फिर उसके इम्यून स्टेटस के बारे में बता रहा है कि उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है पहले उसको। अगर यहाँ पर आपने विडाल टेस्ट किया और विडाल टेस्ट मोर देन 1:160 देखने को मिल रहा है, तो बता रहा है कि या तो पहले इसको क्या है, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था तो क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है, या फिर इसका इम्यून स्टेटस है, इसको क्या मिली है, यहाँ पर इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन किया गया है टाइफॉइड का, तो इसकी वजह से यहाँ पर ओ टाइटर है वो 1:160 से ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इसमें कि और भी ज्यादा बहुत सी जो टेक्निक है वो आ गई है यहाँ पर विडाल के टेस्ट के लिए। तो वो कौन कौन सी न्यूअर टेक्निक है जिनको कि विडाल टेस्ट का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर IOL इंडेक्स होगा, टाइफिडोट होता, टाइफिडोट हुआ, IOL इंडेक्स होती है, टाइफिडोट होती है, या टाइफिडोट एम या डेपोस्टिक मेथड के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, टाइफॉइड को यहाँ पर पता लगाया जा सकता है, टाइफॉइड का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि न्यूअर टेक्निक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइफॉइड के लिए जो न्यूअर टेक्निक कौन कौन सी है, न्यूअर टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ
टाइफाइड का डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन सी न्यूरो टेक्निक को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप मेनली पढ़ोगे कि यहाँ पर आईओएल इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। आईओएल इंडेक्स के बारे में आईओएल इंडेक्स का यूज किया जा सकता है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर आईओएल इंडेक्स के अलावा टाइफीडोट का यूज कर सकते हैं। टाइफीडोट का यूज किया जा सकता है, या फिर टाइफी.एम का यूज कर सकते हैं। या फिर बात करें कि यहां पर क्या कर सकते हैं, तो डिप्स्टिक मेथड से भी इसका पता लगा सकते हैं। और ये सभी क्या होती है, डिफेक्ट आईजीएम एंटीबॉडी होती है। तो ये क्या है, सभी किसके बारे में, डिफेक्ट आईजीएम एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी टेस्ट क्या है, डिफेक्ट आईजीएम एंटीबॉडी का पता लगाती है। आईओएल इंडेक्स कर सकते हैं, टाइफीडोट कर सकते हैं, टाइफीडोट-एम या डिप्स्टिक मेथड के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है। बात करते हैं इससे आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो कैरियर स्टेज और केस स्टेज दोनों में अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर केस स्टेज की, तो सेफेलोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोन्स होती है, वह उसके मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो बात करेंगे इसका मैनेजमेंट की या बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो यहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा कि इन केस स्टेज, अगर केस वाली स्टेज है जिसमें कि एक्टिव साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, तो केस स्टेज में क्या देखने को मिलता है, केस स्टेज में देखने को मिलेगा इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होगी। और उसके साथ में आपको फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ साथ में आप क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेफेलोस्पोरिन का यूज किया जा सकता है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सेफेलोस्पोरिन का यूज करेंगे, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सेफेलोस्पोरिन का यूज करते हैं। लेकिन बात करें इन कैरियर स्टेज में, अगर कैरियर स्टेज है तो कैरियर स्टेज में जो कैरियर स्टेज होगी उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी का यूज करना है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन प्लस प्रोबेनेसिड होती है। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एम्पिसिलिन और क्या होगा, एमोक्सिसिलिन देखने को मिलेगा। एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मेनली यूज किया जाता है कैरियर स्टेज में एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन का। और उसके साथ में आप क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं प्रोबेनेसिड का। यहाँ पर आपको यूज करना है, कब तक देना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कब तक इसका ट्रीटमेंट करना है, तो 6 वीक तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, केस स्टेज में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फ्लोरोक्विनोलॉन्स प्लस सेफेलोस्पोरिन होती है। जबकि बात करें कैरियर स्टेज में जो कि डिजीज होती है उसमें एक्टिव साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैरियर कहलाते हैं। एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन के साथ में प्रोबेनेसिड होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, 4-6 वीक तक इनको देते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करवाना है, ये जब दे दे तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, रिपीट टेस्ट करवाने हैं। और रिपीट टेस्ट कब कब करवाने हैं, तो आपको 1.5 महीने पर, 3 महीने और 12 महीने पर वापस से टेस्ट करवाना है। अब आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में क्या करना है, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ प्लस 3 मंथ एंड 12 मंथ, 3 मंथ एंड 12 मंथ पर क्या करनी है, यहाँ पर मेनली क्या करवाना है आपको, यहाँ पर वापस से रिपीट टेस्ट करवाना है। तो रिपीट टेस्ट वापस से कब कराओगे, तो विडाल टेस्ट आपको वापस से रिपीट करवाना है 1.5 महीने पर, 3 महीने पर और 12 महीने पर इसका मेनली आपको वापस से टेस्ट करवाना है। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए जो लाइव वैक्सीन है वो है टाइफो ओरल, जहां पर आपने पढ़ा था बॉयज लव द क्राइम क्या है, लाइव वैक्सीन होती है। परी चोर थी दिल्ली में, क्या है यहाँ पर परी चोर थी दिल्ली में, क्या था, किल्ड वैक्सीन थे। और बात करते थे 3rd नंबर पे, तो बोटुलिनम की बात करी थी, जहां पर टॉक्सोइड होता है। तो मैं तेरा दीवाना बनूंगा में जो भी टॉक्सोइड थे, और टॉक्सोइड बोटुलिनम हुआ, टॉक्सोइड हुआ,
टिटेनस टॉक्सोइड ये क्या था, वहां पर मेनली देखने को मिलेगा कि टॉक्सोइड वैक्सीन थे। तो बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीन की टाइफॉइड में कौन कौन सी वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। तो टाइफॉइड में जो मेनली वैक्सीन यूज की जाती है वो वैक्सीन है, पहली वैक्सीन की बात करें तो लाइव वैक्सीन होगी है। जो लाइव वैक्सीन होती है टाइफो ओरल वैक्सीन होती है। ये कैसे देते हैं, तो इसको मेनली यहाँ पर कितनी डोज दी जाती है, तो इसके 3 कैप्सूल दिए जाते हैं। फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 5 डे पर इसको 3 कैप्सूल देते हैं। लाइव होती है, ओरल दी जाती है। ये 100% क्या नहीं प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी 100% प्रोवाइड नहीं कराएंगे एंड इफेक्टिव होती है केवल 3 ईयर तक इफेक्टिव होगी। अब इसके बाद में 3 ईयर के बाद में आपको क्या करना होता है, तो बूस्टर डोज की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी आपके लाइव वैक्सीन के बारे में था। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि इसका वैक्सीनेशन कैसे करना है टाइफॉइड का। तो टाइफॉइड के वैक्सीनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो टाइफॉइड का जो वैक्सीनेशन है यहाँ पर किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो पहला करते हैं यहाँ पर लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन, दोनों टाइप की वैक्सीन है अवेलेबल है। लाइव वैक्सीन कितनी लगानी है, तो इसका 3 डोज देते हैं। यहाँ पर 3 डोज दी जाती है। कब कब देंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट डे, थर्ड डे 3 कैप्सूल देते हैं। अब लाइव वैक्सीन में क्या देना है, तो यहाँ पर 3 कैप्सूल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली किसमें कैप्सूल देंगे, रूट क्या होगा, तो रूट होता है यहाँ पर ओरली 3 कैप्सूल देते हैं। तो रूट होगा, ओरल रूट से 3 कैप्सूल देने हैं। कब कब देने हैं, तो 3 डोज देनी है। कब कब देनी है, एक तो दे दी फर्स्ट डे पर, दूसरी देनी है थर्ड डे पर एंड जो लास्ट डोज देते हैं थर्ड डोज वो कितने डे पर देते हैं, तो 5th डे पर यहाँ पर कौन सी डोज देनी है, थर्ड डोज देनी है। बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस की। तो इफेक्टिवनेस होती है कितने साल तक होगा, तो इसका इफेक्टिवनेस होती है लाइव वैक्सीन की वो फॉर 3 इयर्स तक देखने को मिलती है, 3 साल तक देखने को मिलेगी। आफ्टर 3 इयर्स के बाद में आपको क्या करवाना है, आफ्टर 3 इयर्स बूस्टर डोज लगवानी है। आफ्टर 3 इयर्स क्या करना है, बूस्टर डोज का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान रखना है, अगर आप ओरल या लाइव वैक्सीन दे रहे हैं, रूट क्या होगा, यहाँ पर ओरली देते हैं। इफेक्टिवनेस 3 डोज देंगे, 3 कैप्सूल होता है, उसको फर्स्ट डे, थर्ड डे आज लिया है तो कल छोड़ के परसों, और परसों के बाद में एक दिन छोड़ के 5वें दिन पर क्या लेना है, तीनों डोज एक एक दिन छोड़ करके लेनी है। फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 5 डे पर लेते हैं। लाइव वैक्सीन होती है, 3 कैप्सूल देते हैं, रूट ओरल होता है, फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 5 डे पर इसको यूज करते हैं। इफेक्टिवनेस की बात करें 3 साल तक की होती है। आफ्टर 3 साल के बाद में 3 ईयर के बाद में बूस्टर डोज यहाँ पर आपको लगवानी होती है। मैक्सिमम यहाँ पर 100% नॉट प्रोवाइड द। अब क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर पूरी डोज ले ली है तो भी क्या होगा, नॉट प्रोवाइड द 100% इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराती है। ये आपसे नहीं कहेगी कि मैंने आपको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से 100% 100% आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देती है, ऐसा नहीं होता है। इन इम्यूनिटी इसके डोज लेने के बाद भी आपको क्या हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। तो यहाँ पर 100% इम्यूनिटी होती है, कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाती है। बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की या किल्ड वैक्सीन की बात करें, तो किल्ड का ही दूसरा नाम होता है इनएक्टिवेटेड होती है, जो कि एक्टिवेशन नहीं होता है इनका। किल्ड को इनमें यूज किया जाता है, तो किल्ड बैक्टीरिया इनमें यूज किए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, किल्ड इनएक्टिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। सिंगल IM इंजेक्शन लगाया जाता है, 3 डेज के लिए लगाएंगे। स्ट्रेन इसमें कौन सा यूज करते हैं, तो स्ट्रेन होता है 219 इसमें स्ट्रेन यूज किया जाता है। नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, 6 से छोटे बच्चों में इसमें यूज नहीं करते हैं। तो इसका इनएक्टिवेशन का इसका रूट होता है IM रूट से यहाँ पर लगाते हैं। IM रूट अब कहाँ पे लगाओगे, IM रूट से देना है। आगे बात करते हैं कितनी डोज लगाते हैं, तो इसका 3 डोज देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद में किसमें जो स्ट्रेन यूज किया गया बैक्टीरिया का, वो स्ट्रेन कौन सा होता है, तो स्ट्रेन होगा 219 इसमें स्ट्रेन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर 219 इसका स्ट्रेन देखने को मिलेगा। अब ये जो वैक्सीन होती है वो नॉट
लेस देन 2 ईयर 2 साल से छोटे बच्चों में नहीं लगाई जाती है। तो वैक्सीन है मेनली 2 साल से छोटे बच्चों में आपको नहीं लगानी है। किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को इसमें स्ट्रेन 219 यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सिंगल IM इंजेक्शन लगाया जाता है। IM रूट से देंगे, इसमें 3 डोज दी जा, फिर 3 डेज के लिए देते हैं। तो यहाँ पर 3 डेज देंगे तो कितनी डोज हो गई, यहाँ पर 3 डेज तक देंगे तो यहाँ पर 3 डोज हो गई है। तो यहाँ पर 3 डेज तक देते हैं। IM रूट से देंगे। स्ट्रेन 219 यूज करते हैं। नॉट लेस देन 2 ईयर से छोटे बच्चों में यूज नहीं करते हैं। तो आने वाला टाइफाइड से एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिजिटल वाटर की तरह यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आने वाली एग्जाम में आप बिना सोचे अच्छी तरीके से मेहनत करके यहाँ पर इसको आपको नोट डाउन करना है। जब भी आप वीडियो देखेंगे वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और आने वाली एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आपको अच्छे से सोच समझ करके 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को आराम से मेंटली बिना स्ट्रेस के बिल्कुल फ्रेश होकर के यहाँ पर आपको पेपर देना होता है। तो इससे ज्यादा आपकी जो पॉजिटिविटी बढ़ाओगे तो आपके क्वेश्चन जो नेगेटिव की प्रैक्टिस होती है, जो नेगेटिव मार्किंग होती है, अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होती जाती है। और आपको जहां भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहां पर जो क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनको और गलत कर देते हैं और वहां पर आपका जो मेन टारगेट रहने वाला था उससे भी जो टोटल होता है वो माइनस में चला जाता है। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता है उनको पहले अटेम्प्ट करना है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद में सोच समझ करके आराम से बिना कोई स्ट्रेस लिए आराम से एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छी तरीके से 8-10 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। उसके बाद में अगर हो सके तो आपके सेंटर पर एक दिन पहले जाकर पहुंच जाए ताकि आपको लेट होने की कोई दिक्कत ना हो। आराम से एक दिन रेस्ट करें, उसके बाद में 24 से 48 घंटे पहले आप स्टडी को बाय बाय कर दे, क्योंकि जो 24 घंटे में पूरा अथाह समुंदर है उसमें से आपको पूरी तरीके से आप पढ़ नहीं सकते हैं। जितना ज्यादा 2 दिन में पढ़ोगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो आपको और 24 से 48 घंटे पहले स्टडी को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना है। आराम से आपके लिए जो भी आपका रिक्रिएशनल होता है, मनोरंजन के जो साधन है, आप उनका पूरी तरीके से 2 दिन यूज करें। आराम से तो 8 घंटे की नींद ले, उसके बाद में आपको पेपर देना है। देखिए आप अपने आप में जहां पर आपके 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी है अपने आप कम हो जाती है जब आप मेंटल स्ट्रेस से फ्री होकर के पेपर देते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कल आपका पेपर है और आपको कहीं दूर जो सफर करके 500-700 किलोमीटर सफर करके जाना है, पूरी तरीके से आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में आपका मेंटल जो दिमाग होता है पूरी तरीके से स्ट्रेस में आ जाता है, पूरी तरीके से थक जाता है। उसके बाद जब आप पेपर करने बैठते हैं उस दौरान आपको नींद के झटके आने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका पेपर होता है अच्छा नहीं जाता है। इसीलिए आपको प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। उसके साथ में पूरी तरीके से 2 दिन का आपको बिल्कुल रेस्ट लेना है। किसी तरीके का कोई भी आपको दिमाग को फ्रेश करने के जो भी आप यूज कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, जिसमें भी आपका सबसे ज्यादा माइंड फ्रेश हो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप पेपर दोगे तो कुछ अलग ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, किस तरीके से एग्जाम को फाइट करना है पूरा तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सभी को एक एक करके पूरा पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो पूरी तरीके से इसे ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को या क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।